Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Kassar Mahmood, resource person, Allama Iqbal Open University for MA History, course code 5672, and the name of the subject is Ancient Cultures and Civilization of India. Dear students, आज हम जो यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं MA हिस्ट्री का वो है यूनिट नंबर 8, द मौर्य and the Kushanas, 323 BC to 250 AC. डियर स्टूडेंट्स, मौर्यास एंड कुशानास इनका जो पीरियड है ख़ास तौर पर मौर्यास का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है, काफ़ी अहमियत का हामिल है इस इंडो पाक की हिस्ट्री की के अंदर। अगर हम देखते हैं तो मौर्यास के अंदर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आई हैं और बहुत ही आप कह सकते हैं कि आला पाई की एडमिनिस्ट्रेशन इनके दौर में देखने को मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं जिनसे इन अदवार के बारे में हमें मालूमात मिलती है। सबसे पहले अर्थशास्त्र ऑफ कोतलिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ये हमें मिलती है। फिर संस्कृत प्ले मुद्रारक शासा, फिर इंडिका ऑफ मैगस्थीन्स, फिर साइलोनीज क्रॉनिकल्स ऑफ द दीपावमसा एंड द महावमसा, एंड लास्ट रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ये हमें कुछ सोर्सेज मिलते हैं जिनसे इस जो दौर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र ऑफ कोतलिया, ये कोतलिया चाणक्य ने लिखी थी। बहुत ही मशहूर आप कह सकते हैं कि होशियार आदमी था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स उस वक़्त इसने लिखे वो आजकल भी बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। रिटन इन 3rd सेंचुरी BC, और ये जो बुक है ये बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, और इसने वेज ऑफ रनिंग एम्पायर कि सल्तनत को कैसे चलाया जाए ये तरीके इसमें उसने बयान किए हैं। फिर संस्कृत प्ले मुद्रारक शासा, ये विशाखा दाता ने लिखी थी 4th सेंचुरी BC के अंदर। इसमें क्या मौजूद है? इट नरेट्स एसेंट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एज द किंग ऑफ इंडिया, यानी चंद्रगुप्ता मौर्य का इंडिया का बादशाह बनना, वो सारा इसमें वजाहत के साथ बयान किया गया है। और ये एक प्ले की शक्ल में है और टोटल 10 करेक्टर्स हैं, और इनमें जो मशहूर करेक्टर्स हैं वो चंद्रगुप्ता मौर्य खुद है, चाणक्य है और अमात्य राक्षस। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं इस प्ले के। इंडिका ऑफ मैगस्थीन्स, रिटन बाय मैगस्थीन ने लिखी ये बुक। रिटन समटाइम्स इन मौर्याज एज, ये भी मौर्याज एज के बारे में लिखेगी। अभी तक ये पता नहीं है कि उसके दौर के शुरू में लिखी गई, आखिर में लिखी गई, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये उसी के दौर के अंदर लिखी गई। ओरिजिनल बुक नॉट प्रिजर्व्ड, इसकी जो असल किताब है वो अभी तक महफूज नहीं है। ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल बुक अवेलेबल, उसके कुछ हिस्से हमें सिर्फ मिलते हैं आजकल के दौर में, पूरी बुक ये नहीं मिलती। ये अबाउट मौर्याज एम्पायर है, और इसमें क्या चीज़ है? हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर है, फ्लोरा एंड फाना, जानवरों के बारे में और पौधों के बारे में कि किस किस तरह के पौधे और जानवर उस वक्त मौजूद थे। इकॉनमी के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड फिलॉसफी ऑफ द एज, ये सारी चीज़ें हमें इस बुक के अंदर मिलती हैं। साइक्लोनीज क्रॉनिकल्स ऑफ द दीपावमसा एंड द महावमसा, ये 5th सेंचुरी BC के अंदर लिखी गई, और रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये पाली लैंग्वेज जो कि श्रीलंका के अंदर ये बोली जाती है, उस लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई। और साइलोन जो है ये श्रीलंका का पुराना नाम था, और इसीलिए ये श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में ये बुक है। और ये किसने लिखी थी? एक बुद्धिस्ट मोंक था, एक आप कह सकते हैं कि बौद्ध था,
जो कि बुद्धिस्ट का आप पादरी कह सकते हैं, उसने ये लिखी। कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द किंग सांगा, इसमें किंग सांगा जो है उसकी हिस्ट्री बताई गई है। और किंग सांगा जो है ये श्रीलंका में काफ़ी अरसे तक किंग रहा। फिर आगे आते हैं रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका ने जो लिखे ये 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। कंटेन डिटेल अबाउट वेज ऑफ गवर्नमेंट, इरिगेशन सिस्टम, इकॉनमी, यानी ये चट्टानों के ऊपर ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, खोद कर लिखी गई, क्योंकि चट्टान एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो खुदाई हुई चीज़ होती है वो काफ़ी अरसे तक बाकी रहती है। तो ये 14 रॉक एडिक्ट्स हैं जिसमें हुकूमत करने के तरीके बताए गए हैं, इरिगेशन सिस्टम के बारे में कि किस तरह आबपाशी का निज़ाम था, और उस ज़माने की जो इकॉनमी है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये सामने कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के कुछ नमूने हैं। ये मज़ीद आप देख सकते हैं रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जिसमें बड़े बड़े थम्स हैं, पिलर्स हैं, इनके ऊपर ये देखें राइटिंग है, और इसमें काफ़ी डिटेल से हिस्ट्री लिखी गई है। ये मज़ीद रॉक एडिक्ट्स जिसमें तस्वीरों की शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा है कि उस तरह के लोग कैसे थे, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, रहने का तरीका कैसा था, और साथ एक दीवार पर राइटिंग भी आपको नज़र आ रही है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे मौर्यास एज के। एन एफिशिएंट एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑटोक्रेसी विद अ स्टैंडिंग आर्मी एंड सिविल सर्विस। ये बहुत ही एफिशिएंट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑटोक्रेसी थी, और इसमें एक आर्मी भी थी और सिविल सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंस की इसमें हामिल थी। ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स ऑपरेशन वर द मॉडल, यानी इसमें जो ब्यूरोक्रेसी थी जो सिविल इंतज़ामिया को रन कर रही थी, वो एक नमूने के तौर पर आज भी देखी जा सकती है, आज भी इसको अप्रिशिएट किया जाता है। It was one of the world's largest empires in its times and the largest ever in the Indian subcontinent. ये अभी तक जितनी भी empires इस दुनिया में आई हैं उनमें से जो सबसे बड़ी empires हैं उनमें से एक है, और इंडिया में तो इसको largest ever empire आप कह सकते हैं। Known for a consistent and effective system of administration and finance that allowed for a thriving economy. और इसका जो इफ़ेक्टिव सिस्टम आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इतना इफ़ेक्टिव है कि इसकी इकॉनमी के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी दौर के अंदर जो इकॉनमी अभी हम आगे जाकर देखेंगे, वो इसी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ही मरहून मिन्नत है। इकॉनमी वाज वेरी डेवलप्ड फॉर इट्स टाइम, और इकॉनमी उस ज़माने के हिसाब से बहुत डेवलप थी। अभी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड यूनिवर्सल ऑक्यूपेशन। बहुत सारे लोग इस दौर में ऐसे थे जिनका पेशा एग्रीकल्चर था। कोहर्ड्स एंड शेफर्ड्स फॉर्म द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, और ज़्यादातर गाय भैंसे चराने वाले और दूसरे चरवाहे थे जो भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे, वो ज़्यादातर इस आबादी में शामिल थे। बिसाइड्स पीसेंट्स प्रोप्राइटर्स देर वर कामाकारस कामाकारस कर्माकारस और डे लेबर, ये दिन को काम करते थे, इनके अपने खेत नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो पीसेंट प्रोप्राइटर थे जिनके पास अपने खेत थे, और वहाँ पर ये लेबर जो हैं कर्माकारस जो थे ये काम करते थे और वेजेस लेते थे। द ओनर ऑफ इवन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड कमांडेड अ हायर स्टेटस दैन द लैंडलेस लेबरर। लेबरर जिसकी ज़मीन नहीं थी, बेज़मीन हारी जिसको कह सकते हैं, उसके मुकाबले में अगर किसी के पास एक छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा था तो उसका स्टेटस सोसाइटी में बुलंद था। क्रॉप्स इंक्लूडेड डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ राइस, मिलेट, पल्सेस, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, यानी ये कुछ फसलें उगाई जाती थी जिनमें गंदम शामिल थी, दालें, पटसन, चावल, और इसके अलावा जौ, फिर सरसों और सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी। फ्रूट्स भी काफ़ी थे, गोड, पम्पकिन, ग्रेप्स, सनफ्लावर एंड शुगर कैन, ये कुछ ऐसे फल थे जो उस दौर में ज़्यादा उगाए जाते थे। और
स्टर्डियाक्षा या सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं ऑफ एग्रीकल्चर, वो प्रोबेबली सुपरवाइज कल्टीवेशन ऑफ द क्राउन लैंड। यानी कुछ ज़मीनें तो लोगों की थी और कुछ ज़मीनें ऐसी थीं जो कि क्राउन के पास थीं, यानी जो बादशाह था उसके पास थी। रॉयल लैंड भी इनको आप कह सकते हैं। इनको देखने के लिए एक सुपरिटेंडेंट होता था जो इनको देखता था, और इसका नाम था स्टडिया काशा। Government had its own farms and gardens and undertook cultivation of commercial crops. इसमें ज़्यादातर जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, जो खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, वो उगाई जाती थी। Livestock included cows, buffaloes, goat and sheep, besides poultry, even camels, asses, dogs and pigs. यानी ये कुछ जानवर थे जो कुछ घरों में पाले जाते थे, कुछ लाइव स्टॉक के हिसाब से, और कुछ सवारी के लिए भी घरों में पाले जाते थे। इकॉनमी की बात करते हैं अभी हम। मौर्यन इकॉनमी वाज वेरी डेवलप्ड फॉर इट्स टाइम, ये बहुत डेवलप्ड थी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो ज़मीन से महसूल ये हासिल करते थे, जिसको आप टैक्स कह सकते हैं, एक यही सोर्स ऑफ इनकम था मेजर। ऑल लैंड्स वर अंडर रेगुलर असेसमेंट्स टू डिटरमिन देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, और जितनी ज़मीनें थीं उनकी असेसमेंट भी की जाती थी कि ये कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और कितनी ये प्रोडक्शन दे सकती है, इसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। The crops were used to sustain the population and the surplus was taken by the government which had to keep the population in shape. जो फसलें थीं वो पॉपुलेशन के लिए थीं, वो उसको जितनी भी ज़रूरत होती थी फसलें, उनकी जो पैदावार थी वो पॉपुलेशन इस्तेमाल करती थी, सारी आबादी इस्तेमाल करती थी, और जो बाकी सरप्लस हो जाता था वो गवर्नमेंट ले लेती थी, ताकि मुश्किल दौर में पॉपुलेशन को वो प्रोवाइड करे और किसी किस्म का आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्राफ्ट्स आल्सो रिसीव द मेजर बूस्ट, क्राफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें फले फूले। क्रिएटेड वैरायटी ऑफ जॉब्स, जिससे बहुत ज़्यादा जॉब्स पैदा हो गई। मेड द टैक्स कलेक्शन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर फॉर द किंग्स, और इस तरीके से जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बादशाह के लिए आसान थी, क्योंकि इकॉनमी बहुत बूस्ट कर रही थी। इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरप्राइजेज़ वर आल्सो टैक्स्ड, इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई थी, और मुख्तलिफ़ तरह की जो छोटे बिजनेस थे वो भी, और उनको भी टैक्स देना पड़ता था, जो कि हुकूमत के लिए बहुत मुफीद चीज़ थी। और हुकूमत इसको फिर अपने इस्तेमाल में लाकर अपने लिए मुख्तलिफ़ आप कह सकते हैं कि आसानियाँ पैदा करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। With the development of a taxation system, the government now had money to further develop the kingdom. और इस तरह हुकूमत के पास टैक्सेशन सिस्टम से पैसा भी आता था, और इस पैसे को वो मज़ीद डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती थी। अब हम ट्रेड की बात करेंगे। अंडर मौर्यन अम्पायर, इंडियंस हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ इनलैंड ट्रेड, यानी मुल्क के अंदर भी ट्रेड का बहुत अच्छा सिस्टम था। The Khyber Pass became a strategically important port of trade and communication with the outside world. और बैरूनी दुनिया के लिए खैबर पास इस्तेमाल किया जाता था, दर खैबर, और इसको आप कह सकते हैं कि दिफाई अंदाज से भी बहुत अहमियत हासिल थी, और ट्रेड के हिसाब से भी बहुत अहमियत हासिल थी। ग्रीक स्टेट्स एंड हेलेनिक किंगडम बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया। ग्रीक्स के साथ भी, और यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ थे जिस तरह हेलेनिक किंगडम्स, उनके साथ भी यहाँ से ट्रेड की जाती थी। ट्रेड एक्सटेंडेड थ्रू द माले पेनिनसुला इनटू द साउथ ईस्ट एशिया। इन माले, जो कि आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट की तरफ था एशिया की, वहाँ तक भी ट्रेड फैली हुई थी। द एक्सपोर्ट आइटम्स इंक्लूडेड सिल्क गुड्स एंड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड एक्सोटिक फूड, यानी कपड़े वगैरह, मसाला जात और ख़ुराक की चीज़ें जो यहाँ पर तैयार की जाती थीं वो ट्रेड की जाती थीं। साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी विद यूरोप एंड वेस्ट एशिया आल्सो टुक प्लेस। फिर जो साइंटिफिक नॉलेज है और टेक्नोलॉजी उसको भी ट्रांसफ़र किया जाता था। एक्सटेंसिव ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ द
आप कह सकते हैं कि मौर्यन के रूल में एक्सटेंसिव ट्रेड हुई, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेड इनलैंड एंड विद फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, असम, बनारस, Konkan and Pandya, the silk of China, the woolens of Nepal, and the skin of the Himalaya region, the fragrant wood of Assam and the Himalaya। इसमें अगर हम देखें जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उनमें बंगाल का कपड़ा, असम का कपड़ा, बनारस का कपड़ा और कोंकान और पांड्या, फिर चाइना से रेशम के साथ ट्रेड की जाती थी, नेपाल के साथ ऊनी ट्रेड की जाती थी, और फिर ये जो खालें वगैरह हैं ये हिमालय रीजन और असम और हिमालय की जो खुशबूदार लकड़ी थी वो भी ट्रेड की जाती थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें पिलर्स एंड स्कल्पचर्स हमें काफ़ी नज़र आते हैं। स्टूपाज हमें नज़र आते हैं जो कि एक गुंबद की तरह की इमारत होती थी। केव्स, गारें हमें नज़र आती हैं, महल नज़र आते हैं। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, जिसमें टेराकोटा कहते हैं जिसमें औरत की छवि बनी हुई थी, इस तरह के कुछ मुजस्मे भी मिले हैं। ये सामने अगर आप देखें तो ये पिलर्स एंड स्कल्पचर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने एनिमल्स की तस्वीरें बनाकर महफूज की हुई हैं। और ये सामने देखें पिलर्स जो हैं ये भी, इनके ऊपर भी लिखाई की जाती थी, मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए जाते थे। ये मज़ीद आप पिलर देखें कि उसके अंदर पूरी आप कह सकते हैं कि शबी नज़र आ रही हैं इंसानों की और जानवरों की। और सामने एक लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये स्कल्पचर की बहुत आप वाज़े एग्जांपल है। उसके नीचे पिलर है, इसका मतलब है पिलर एंड स्कल्पचर, इसमें उसका उस सीन इम्तजाज आपको मिलेगा। आगे देखें ये कितने खूबसूरती से ये पिलर डिज़ाइन किए गए हैं और कितने ये मज़बूत हैं। ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ये स्टूपाज हैं जो कि राउंड आप कह सकते हैं गुंबद की शक्ल के हैं। ये मजहबी एतबार से बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे, ये इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये दूसरे एंगल से आप देखें स्टूपास, ये देखें ये गारें हैं जो कि बाज़ औक़ात मसनूई भी बनाई जाती थी और बाज़ औक़ात जो हिल्स हैं उनके अंदर भी खोद कर बनाई जाती थी। ये मज़ीद आप केव्स देख रहे हैं, ये सारी केव्स हैं। ये मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है मेडिटेशन के लिए, यानी एक इबादत की किस्म है जिसमें आदमी खामोशी से बैठकर अल्लाह को पहचानने की कोशिश करता है या जो भी उनके मज़हब के अंदर गॉड्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करता है। ये मज़ीद केव्स आप देख सकते हैं जो बनी हुई हैं। बाज़ के सामने आपको नज़र आ रहा होगा दरवाज़े लगे हुए हैं ताकि ये अंदर से महफूज भी रहे, कोई चीज़ अंदर दाखिल ना हो सके। ये पैलेसेस हैं, महल्लात भी हमें काफ़ी नज़र आते हैं इसमें। ये भी पैलेसेस आपको नज़र आएंगे और ये पैलेसेस आपको इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर जिस तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उसके अंदर इस तरह के पैलेसेस आपको नज़र नहीं आते। ये रॉयल पैलेस है और ये तो आजकल इंडियन होटल के अंदर तब्दील हो चुका है। तो इस तरह के खूबसूरत पैलेसेस भी मौजूद हैं। ये टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें औरत की छवियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के साथ। अब हम आते हैं मौर्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिसके लिए बहुत एडमिनिस्ट्रेशन मशहूर है ये एम्पायर, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर विलेजेस एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से ये हायरार्की है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की कि इस तरीके से ऊपर से नीचे एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो इसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट को 7 एलिमेंट्स में तकसीम किया गया था। स्वामिन्स जो किंग होता था, अमात्या जो मिनिस्टर्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स होते थे, जनापाडा ये टेरिटोरियल पॉपुलेशन जितनी भी आबादी थी जिसको आप कह सकते हैं जनता कह सकते हैं, अवाम कह सकते हैं, उसके इलाके भी और पॉपुलेशन भी इसमें शामिल थी। दुर्गा ये किले होते थे, फोर्ट, कोसा ट्रेजरी जो कि पैसों का हिसाब किताब रखते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। बाला आर्मी होती थी। मित्रा अलाई, यानी ये जो स्टेट्स ऐसी जो उनके साथ अलायंस रखते थे उनको मित्रा या अलाई कहा जाता है।
अभी हम प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। तो उसमें 4 प्रोविंसेस में पूरी एम्पायर को डिवाइड किया गया था, जिसमें उत्तर पाथा जो टेक्सला का रीजन है, अवांतिरा था उज्जैन, फिर दक्षिणा पाथा स्वामानगर, सुवामागिरी, कलिंगा, तोसाली, ये सारे कुछ इलाके हैं जो जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 प्रोविंसेस के अंदर ये पूरी जो सल्तनत थी इसको तकसीम किया गया था। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोविंस था, ये एक प्रोविंस का छोटा सा पार्ट था। डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर द चार्ज ऑफ रजूका, ये रजूका का जो एक ओहदा था उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट थे, और ये हमें अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वहाँ से ये मिलता है कि ये ओहदा उस वक्त मौजूद था। सिमिलर टू प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ये आजकल का जो कलेक्टर है उसकी तरह का था कि जो टैक्स कलेक्ट करता था। टू कलेक्ट टैक्स लुक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी ये देखता था। इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो स्मॉलर यूनिट कंसिस्टेड ऑफ 5 विलेजेस, लार्जर यूनिट कंसिस्टेड ऑफ 10 विलेजेस। यानी मुख्तलिफ यूनिट्स बने हुए थे। छोटे यूनिट 5 गाँव पर मुश्तमिल थे, और जो बड़े हैं वो 10 गाँव पर मुश्तमिल थे। गोपा मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, गोपा जो था वो प्रॉपर इनका रिकॉर्ड रखता था, और जो अकाउंट्स का हिसाब किताब है वो भी करता था, और स्थानिका ये टैक्सेस को कलेक्ट करता था। अभी हम आते हैं विलेज की तरफ। ये स्मॉल यूनिट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी अंडर द चार्ज ऑफ ग्रामानी, ग्रामानी इसका इंचार्ज था। और उसके साथ क्या था, असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, कुछ आप कह सकते हैं कि जो उस विलेज के जो कुछ आला ओहदेदारान थे, कुछ बुज़ुर्ग लोग थे जिनकी बात सुनी जाती थी, उनकी एक कौंसल थी जो इसको असिस्ट करती थी। बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, और ये दोनों मिलकर इस गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ अ विलेज था, और नागारिका इसको देखता था। इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ सिटी सुपरिटेंडेंट। ये क्या करता था, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इसको फिर गोपा और स्थानिका ये 2 ओहदेदार थे जो इसको असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए। अशोका's रिफॉर्म की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एफिशिएंट सिविल सर्विसेज थी, फिर फेयर लैंड टैक्सेशन था, टैक्स जो लेने का निज़ाम था वो फेयर था, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती थी। रूल ऑफ लॉ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ब्रिलियंट थी जिनकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा उन्होंने किए थे, और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को बहुत फैलाया था, यानी इनलैंड भी ट्रेड होती थी और फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी जिस पर ये मुल्क डिपेंड करता था। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका जो हमें मिले हैं उसमें माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स, यानी कुछ छोटी पत्थर में मिले हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ बड़े पत्थर मिले हैं। इसी तरह कुछ चट्टानें भी बड़ी मिली हैं और जिन पर मुख्तलिफ इबारात लिखी गई थी। प्राकृत, ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेजेस वर यूज्ड, यानी ये कुछ लैंग्वेज थी, यूनानी लैंग्वेज थी, अरामिक लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, ये यूज़ हुई हैं। प्रेजेंट इन मॉडर्न डे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इन ममालिक के जो मौजूदा ये ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं, इनके इलाकों पर ये मुश्तमिल थी इसकी सल्तनत। ये दामाज ऑफ अशोका आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ सेट ऑफ एडिक्ट्स दैट फॉर्म्ड अ पॉलिसी ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। इसमें पॉलिसी कोई ना कोई बताई जाती है, जिस तरह आप सामने देखें कि ये एक तस्वीर है, इसमें भी कुछ बताया जा रहा है कि उस वक़्त के किंग कैसे थे, उनके दरबार में कौन-कौन सा होता था और किस तरह का वो लिबास पहनते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रही हैं। अशोका के दौर में बुद्धिज़्म बहुत फैला था, क्योंकि ये अशोका जो था ये अमन पसंद था। अपसेट
with his violent conquest that killed hundreds of thousands, the Indian king Ashoka embraced Buddhism and treated his subjects humanly. यानी इसने इतनी ज़्यादा फतवाहत की, उसमें इतनी ज़्यादा कत्ल गारत भी हुई, तो ये इतनी ज़्यादा अमवात से अपसेट हो चुका था। और इंडियन किंग जो अशोका था उसने हिंदुइज़्म को छोड़कर बुद्धिज़्म को अपना लिया था। और फिर ये जितनी भी इसके अवाम थे उनको इंसानों की तरह ट्रीटमेंट इसने शुरू कर दी थी। सेंट मॉन्क्स टू अदर रीजन्स फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। फिर इसने न सिर्फ बुद्धिज़्म खुद कबूल किया बल्कि स्टेट रिलीजन भी उसको करार दे दिया। और जो मॉन्क्स हैं यानी बौद्ध जिसको कहते हैं, यानी बुद्धिज़्म के जो पादरी थे उनको भी मुख्तलिफ इलाकों में भेजा कि वो बुद्धिज़्म की तबलीग करें। बुद्धिज़्म वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन, सेंट हिज ओन चिल्ड्रन एज मिशनरीज टू श्रीलंका। यानी ये मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस देखता था कि श्रीलंका में इसने अपने बच्चों को भी भेजा। मच लाइक साइरस इन पर्शिया, अशोका अडॉप्टेड एंड promoted a policy of respect and tolerance for people of different faiths। लेकिन इसने ये नहीं किया कि दूसरे जो मज़हब के लोग थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनको भी बर्दाश्त किया और टॉलरेंस की पॉलिसी उनके लिए भी इख्तियार की, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पर्शिया में साइरस ने की थी। अब हम आते हैं कुछ मौर्य अम्पायर के कोलैप्स को देखते हैं कि क्या रीजंस थी। डिक्लाइन स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232। अशोका जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि महान बादशाह था, इसकी वफ़ात के बाद 232 में इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था इस अम्पायर का। मेन रीज़न वाज सक्सेशन ऑफ वीक किंग्स। और इसकी वजूहात में से एक वजह जो आम तौर पर हमने देखा है अम्पायर्स की डिक्लाइन की होती है, और वो ये है कि सक्सेशन ऑफ वीक किंग, जो बादशाह बाद में जिन्होंने तख्त पर संभाला और वो इतने काबिल नहीं थे। द लास्ट किंग वाज बिरादरा था, वाज असैसिनेटेड बाय हिज जनरल पुष्यमित्रा। शुंगा वू वाज अ बर्मन। फिर यह है कि कुछ जनरल्स वो बगावत करके अपने किंग्स को मारते थे, जिस तरह एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये इसकी रीज़न है डिक्लाइन की कि वास्टनेस ऑफ एम्पायर वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय वीक रूलर्स। जो कमज़ोर रूलर थे वो इतनी वसी सल्तनत को नहीं संभाल सकते थे। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंसेस वाज अनदर काज। कुछ सूबे ऐसे थे जिन्होंने बाद में कमज़ोर हुक्मरान देखकर उनसे आज़ादी हासिल करना शुरू कर दी। फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको सिकंदर आज़म भी कहते हैं, उसने भी यहाँ पर हमले किए, जिससे ये सल्तनत कमज़ोर हो गई। और आखिर में इंटरनल रिवॉर्ड्स, जो अंदरूनी बगावतें थीं, जो शाही ख़ानदान के अंदर भी थीं और बाहर भी थीं, उन्होंने भी इस सल्तनत को बहुत कमज़ोर किया। अभी हम कुशानास की अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इन्होंने 300 ईयर्स तक रूल किया, और ये जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है इस इलाके में ये कुशानास की स्टेट स्टार्ट हुई। कनिशा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर। कनिशा सबसे पावरफुल था। कुशाना सॉ अल्टीमेट पीक ड्यूरिंग कनिशास रजीम। और इसी की बादशाहत के दौरान कुशाना ने अपना पीक देखा। पैट्रोनेज टू बुद्धिज़्म, ये भी बुद्धिज़्म के सरपरस्त थे और बुद्धिज़्म को अपना स्टेट रिलीजन समझते थे। स्टार्टेड मेटल कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशन शुरू की कि कॉइन्स उन्होंने गोल्ड सिल्वर और कॉपर के मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि वैल्यू के बनाए। फ्लोरिश्ड गंधहारा आर्ट एंड कल्चर, और गंधहारा आर्ट और कल्चर को इन्होंने फ़रोग दिया। अब हम आते हैं ग्रीक इन्फ्लुएंस की तरफ जो कुशानास के ऊपर था। ग्रीक कल्चर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कुशानास। ग्रीक लैंग्वेज वाज रिटन ऑन कॉइन्स। ये हमें ऐसे पता चलता है कि जो कॉइन्स हमें मिलते हैं उनके ऊपर ग्रीक लैंग्वेज हमें मिलती है। ग्रीक नेम्स वर अडॉप्टेड, और जो नाम थे वो भी हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ग्रीक नेम्स यहाँ पर मौजूद थे। और किंग्स अडॉप्टेड ग्रीक टाइटल, और किंग्स जो थे वो जो टाइटल अपना रखते थे वो भी ग्रीक लैंग्वेज का होता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड ग्रेट ग्रीक इन्फ्लुएंस,
और अगर हम आर्ट की तरफ देखें, आर्किटेक्चर की तरफ देखें, तो ऐसा महसूस होता है कि यूनान की जो सकाफ़त है उसका बहुत ज़्यादा असर और रसूख मौजूद था उस पर। पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वाज अडॉप्टेड एज स्टेट रिलीजन। इन्होंने भी बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन करार दे दिया था। बुद्धास स्कल्पचर्स वर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट द स्टेट। बुद्धास के जो स्कल्पचर हैं वो थ्रू आउट द स्टेट बनाए गए। अभी आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो उससे कुछ अर्सा पहले ये आप कह सकते हैं 90s में तालिबान ने यही बुद्धा के स्कल्पचर जो थे इनको गिराना शुरू किया था, जिसको दुनिया ने अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया था। तो ये वही बुद्धा के स्कल्पचर थे जो इस दौर में बनाए गए थे। कॉल्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको भी बुलाया था, मीटिंग एक बुलाई थी। सेंड मॉन्क्स टू अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिक की तरफ भी इन्होंने अपने कुछ पादरी भेजे थे। इसके अलावा इस दौर में आर्ट एंड लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की गई। संस्कृत लैंग्वेज फ्लोरिश्ड। इनके दौर में संस्कृत की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी फली फूली। काइन्स वर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और यही वजह है कि काइन्स हमें ग्रीक के अंदर भी नज़र आते हैं, और संस्कृत लैंग्वेज भी उनके ऊपर हमें करंदा की हुई नज़र आती है। अडाप्टेशन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और हमें ग्रीक आर्ट और आर्किटेक्चर भी नज़र आता है जो कि इन्होंने अपनाया। और थिएटर की डेवलपमेंट भी इन्होंने की, और थिएटर ये ग्रीक से शुरू हुआ था। लिटरेरी फिगर्स वर इंट्रोड्यूस इन द किंग्स कोर्ट, और इस तरह की अदबी शख्सियात जो हैं उनको भी बादशाह की कोर्ट में आने का मौका मिला। आर्किटेक्ट्स वर एनकरेज्ड विद प्राइजेस, और जो आर्किटेक्ट थे जो वो अच्छी और ख़ूबसूरत इमारत बनाते थे तो उनको हौसला अफजाई के तौर पर बाकायदा इनामात भी दिए जाते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट नंबर 8 को डिस्कस किया, जिसमें मौर्य एम्पायर जो थी उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, और कुशानस को भी हमने डिस्कस किया कि इनकी क्या क्या रोल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उनके रिप्लाई किए जाएंगे। और फिर भी अगर आप मज़ीद गाइडलाइन हासिल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर, ये सामने नंबर लिखा हुआ है और ईमेल नीचे लिखी हुई है, इस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आखिर में इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लेक्चर्स बनाए जाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, उनके लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो आप से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियोस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, जो या तो हमें हिस्ट्री कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री से वो शौक़ रखते हैं, ताकि हम आपके पास मज़ीद अच्छी और बेहतर वीडियोस के साथ हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।